दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी अकेली, जो कि एक पारिवारिक कहानी है। नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल की फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो न हो। और बुआ बिना दो पल भी रुके वहां से चली पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नए फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी। तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी हैं, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? कपड़ा या श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीजें? मैं तो कुछ भी नहीं समूझ री। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा, देखूं पहले कि रुपये कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आईं। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला। बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये, कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गईं। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों से तो बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थीं। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और वो अंगूठी आंचल में बांध ली। बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चलीं। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू। आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें तो 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। तो जाओ ही मत। चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे, और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक ही उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अत्यंत लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो? लेकिन दूसरे क्षण ही अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के पर पहुंच गईं और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरीं। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोचकर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारता की कितनी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची, क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कल्फ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है?
अरे, नए फैशन वालों की मत पूछो, एन मौकों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जावेगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेज पोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशी सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे और उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिन बुलाए चली जाऊंगी? अरे वो पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है, और बुलाएंगे क्यों नहीं, शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अन्य भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता नहीं लगता, बजे 3 ही हैं और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि यह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे है। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थीं। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी, जिसमें कल्फ लगा था और अब्रक छिड़का हुआ था। अब्रक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ, सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों की चूड़ियां खोलीं, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी, और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।